आज ये हमारे फिज़िक्स की फर्स्ट क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन, हम उसको कब बोलते हैं कि वो मोशन में है, या फिर हम कब कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन रेस्ट सिचुएशन पर है, ये सब कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो समझो, कोई भी अगर आपको सिंपली पूछता है व्हाट इज़ द मोशन, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आता होगा मूवमेंट। मूवमेंट। पर क्या एक्चुअल में मोशन को मूवमेंट कहना सही है? सोचो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं फिंगर्स को भी मूव कर रही हूँ, दैट इज़ द मूवमेंट, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस इज़ नॉट ए मोशन। समझो इस बात को कि मूवमेंट और मोशन में डिफरेंस है। जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो दिमाग में एक सिंपल से शब्द आता है हमारे कि मूवमेंट होना, बट एक्चुअल में फिज़िक्स क्या कहती है कि मूवमेंट मोशन नहीं है। ठीक है, मूवमेंट मोशन नहीं है। मोशन को हम हमारे सराउंडिंग से मेज़र करते हैं। मोशन को हम हमारे सराउंडिंग से, या फिर आप ये कह सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेज़र करते हैं। कैसे? देखो, मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पर एक ट्री है, मैं यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ। नाउ अब मैं चलकर इधर आ जाती हूँ, तो आप क्या कहोगे कि मैम आपने मूव किया। कितना मूव किया? यहाँ से यहाँ। कैसे पता चला? मैम पहले जब आप हमसे बात कर रहे थे तो आप इस ट्री के पास खड़े थे, और अब आप हमसे जब बात कर रहे हो तो आप इस पॉइंट पर खड़े हो। अब जब आप हमसे बात कर रहे हो तो आप इस पॉइंट पर खड़े हो। ठीक है, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? आपने ये मेरा पॉइंट ऑब्ज़र्व किया, या हो सकता है कि आपने कुछ और ऑब्ज़र्व किया हो, बोर्ड की ये वाली साइड ऑब्ज़र्व की हो, कुछ भी ऑब्ज़र्व किया हो। तो जो भी चीज़ आप, जिस भी चीज़ से आप ऑब्ज़र्व करते हो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ इस ट्री के पास खड़ी हूँ, आफ्टर 1 मिनट मैं इस सिचुएशन पर, इस पॉइंट पर आ जाती हूँ। ठीक है, तो आप आराम से बता दोगे कि पहले आप यहाँ खड़े थे कि ट्री के पास, और अब आप इस पॉइंट पर आ गए हो। तो फिज़िक्स कहती है कि जब भी आप मोशन की बात करते हो तो आप अपने सराउंडिंग्स को चेक करो। अगर आपके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स कि आप मोशन में हैं। यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ और कोई सेकंड पर्सन आके मुझे देखता है, तो वो क्या कहेगा कि वो तो कहीं नहीं गए, वो तो इतनी देर से उसी रूम में खड़े हैं, बट मैं यहाँ खड़े खड़े एक जगह तो नहीं खड़ी, मैं तो मूव कर रही हूँ। तो आपको क्या लगेगा कि मैम तो मोशन में है, मैम तो मूव कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं और कभी वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। बट जो सेकंड पर्सन आया वो क्या स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है कि उन्होंने मोशन नहीं किया, वो इतनी देर से उसी रूम में उसी जगह पर खड़े हैं। तो कि एक रोड है और उस पर 2 कार यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि साथ साथ दोनों कंटिन्यूसली साथ साथ चल रही हैं, तो दोनों कार्स एक दूसरे को जब देखती हैं तो उनको लगता है कि वो रेस्ट पर हैं। ठीक है, जब दोनों कार साथ साथ ऐसे मूव कर रही हैं तो उनको लगता है कि वो रेस्ट पर हैं, बट जब वो आउटसाइड देखती हैं, अपने सराउंडिंग्स को देखती हैं, मान लो कि इस साइड पेड़ बने हैं और इस साइड बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्पल बना है, यहाँ पे कोई घर बना है। ठीक है, बट जब वो आउटसाइड देखती हैं तो जो उनके सराउंडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो जब 2 कार्स एक दूसरे से अपनी मोशन को कंपेयर करेंगे तो वो फील करती हैं कि हम रेस्ट पर हैं, बट अगर वो अपनी सराउंडिंग्स को देखती हैं तो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमने बात की स्टेट की, चलो पहले रेस्ट की ही बात करते हैं कि हम कब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो अभी हमने बोला कि सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to
सराउंडिंग्स विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ भी और टाइम के साथ साथ सराउंडिंग्स के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्कूल, होम। चाहे आप 1 महीने बाद जाओ, चाहे आफ्टर लॉकडाउन जाओ, आपका स्कूल आपको वही मिलेगा। तो वो किस सिचुएशन पर है? रेस्ट पर है। टाइम के साथ भी और सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। सिंपल है ना डेफिनेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स वो रेस्ट पर है। ऐसा फिजिक्स बोलती है। वैसे तो हमें नॉर्मली पता ही है कि कौन सी चीज़ रेस्ट पर है और कौन सी मोशन पे है। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम मोशन को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to surroundings, या इसकी जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर आप क्या बोल सकते हो? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट विद टाइम is called the object in motion, ठीक है, the object in motion। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी इन्हीं को लेके बैठ जाओ कि ये क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं है। ये हमारे सिर्फ वो पॉइंट्स है जहाँ से हम हमारी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम हमारी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग कार फ्रॉम, कहीं से भी लगा सकते हो आप, फ्रॉम होम, ठीक है। तो देखो यहाँ से घर से चलना स्टार्ट किया कार ने और यहाँ जाती है किसी दूसरी सिचुएशन पे जहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पे जाके 2 मिनट रुक जाती है। कुछ भी लगाओ, सिंपल है ना। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो सराउंडिंग्स जहाँ से हम मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट, देखो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा होम कहलाएगा, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ से हम मोमेंट को, जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया। तो जब भी हमारी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल देना, बताओ कोई और एग्जाम्पल। मान लो कि आप सोफे पे बैठे हो और टीवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो साथ साथ, ठीक है। कभी लेट जाते हो, कभी उठ जाते हो, तो मम्मी क्या बोलेगी? सुबह से बैठी है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, सुबह से बैठे हो, हिल लो यहाँ से, उठ जाओ यहाँ से। और अगर आप उनको ये बोलोगे मैं तो सुबह से हिल रहा हूँ, मैं तो कभी लेट रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, कभी इधर बैठ रहा हूँ, कभी उधर बैठ रहा हूँ, तो क्या कहोगे आप कि आप मोशन में हैं? नहीं, फिजिक्स ऐसा नहीं कहती। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप सुबह भी सोफे पे बैठे थे, आपकी जो सराउंडिंग्स है वो चेंज नहीं हुई है, इसलिए आप मोशन में नहीं हो, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने मूवमेंट की है, बट दिस इज़ नॉट ए मोशन। समझ में आ गया। देखो मोशन के भी कई टाइप हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है वो फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो हायर क्लासेस में आता है और उसको हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं। देखो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेटली मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल को हमने ऊपर फेंका, तो बॉल कैसे आती है? ऐसे आती है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है वो भी। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो दोनों टर्म जो हैं वो सेम है,
बट थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं साथ में करवाऊंगी व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, तो जब हम साथ में समझेंगे तो डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो आप और समझ भी सकते हो। तो देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है हमारी चाल, हम कितना चले। आप यहाँ से स्कूल के लिए निकलते हो, ठीक है, आप घर से स्कूल के लिए निकलते हो, तो पहले आप स्कूल जाने के बजाय पहले अपने दोस्त के घर जाते हो, अपने दोस्त के साथ फिर आप स्कूल लाते हो। मान लो कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, तो आप जाते हो पहले अपने दोस्त के घर, फिर वहाँ से आप जाते हो अपने स्कूल। तो आप कितना चले हो, देखो आप निकले घर से, यहाँ से चले, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये, ठीक है, तो ये टोटल हो गया मान लो आपका 25 किलोमीटर। किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, मीटर कर लो, ठीक है, ये 25 मीटर। तो डिस्टेंस हमें बताता है हमारी एक्चुअल पाथ, ठीक है, यानी कि मतलब घर आके आप बोलते हो स्कूल से वापस घर आते हो, स्कूल से वापस घर भी पहुंचा देती हूँ मैं आपको, स्कूल से वापस घर आते हो और घर आके आप बोलते हो कि मैं बहुत थक गया, इतना लंबा चला। तो उसमें अगर हम आपका पाथ या आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि आप कितना चले हो, तो जहाँ से आप गए थे वो सब और जहाँ से वापस आए हो वो रास्ता भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ, यानी कि आप कितना चले हो, और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप यहाँ से ऐसे घूम के जा रहे हो, अपने दोस्त के घर से जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट है हमारा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपका घर, और फाइनल पॉइंट क्या है, स्कूल। तो डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, किसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटा रास्ता है, जो पहुँचने का सीधा रास्ता है, वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस तो होता है हमारी चाल, हम कितना चले हैं, कहीं से भी घूम के गए हैं, वापस भी आए हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही कैलकुलेट होता है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ होती है, ठीक है। और समझो इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस है हमारी एक्चुअल पाथ, यानी कि हमारी चाल, हम कितना चले हैं। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ठीक है। तो आप सेकंड पॉइंट क्या बना सकते हो, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है ना, ये सिर्फ हमें पाथ बता रही है, हमारी चाल बता रही है कि हम कितना चलें। यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो आप लिख सकते हो या फिर अलग पॉइंट बना सकते हो, इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ किस किस के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो जब हम शॉर्टेस्ट पाथ को मेज़र करेंगे तो हमें एक डायरेक्शन चाहिए होगी, उस पाथ का तो पता करना पड़ेगा ना, वो कहाँ से मिलेगा हमें शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी गिवन होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, ये हमें डायरेक्शन भी देता है, इट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। अब समझो कि जो डिस्टेंस है ना, अगर हम चले हैं तो डिस्टेंस उसको मेज़र करेगा। मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आ गया तो मैं चला ही नहीं। आप तो यही बोलोगे ना कि आज मैं थक गया, कि मैं पहले अपने दोस्त के घर गया, फिर स्कूल गया, इतनी गर्मी थी, मैं बहुत थक गया, मैं इतना चला, ठीक है।
तो जो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होता। अगर आप चले हो तो वो डिस्टेंस बताएगा, चाहे आप 1 स्टेप चले हो, चाहे आप मीटर चले हो, चाहे आप किलोमीटर चले हो। ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। इट नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारी चाल को बता रही है। तो चाहे हम 1 स्टेप चले, मीटर चले, किलोमीटर चले, ये तो काउंट करेगी। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। मान लो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चले हैं, तो अगर बी से वापस ए की तरफ आ रहे हैं तो जो हमारा पाथ है वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर हम वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो भी हो जाता है, ठीक है। अगर आप चलकर वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा अदरवाइज बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस may be equal to displacement but never less than डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल या लेस देन हो सकती है। जो डिस्टेंस है इसकी SI यूनिट होती है मीटर। ये डिफरेंस में नहीं आएगा, वैसे लिख लो कि डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेज़र करते हैं। दिस इज़ द SI यूनिट, ठीक है। आसान था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। एक पॉइंट ध्यान रख लो कि उस वहीं से डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएंगे कि जो डिस्टेंस है हमारा वो हमारी एक्चुअल पाथ है, वो हमारी एक्चुअल चाल है कि हम कितना चले हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वापस लौट कर घर आ जाएं, हम बोलेंगे तो वही कि हम चले हैं, हम गए हैं, वापस आए हैं, थक गए हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि अगर आप घर से चले हो और वापस घर पर आ गए हो और तब हम आपका डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है किसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, ठीक है। सिर्फ इसी डेफिनेशन से हमारे इतने सारे डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो NCERT क्वेश्चंस पूछती है इन 2 टर्म्स के ऊपर आपसे, अब हम उनको सोल्व। तो पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये कोई पर्सन है, ये इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस से मूव कर रहा है, मान लो ये 10 मीटर मूव किया इसने, वापस आते वक्त भी इसको 10 मीटर ही लगा होगा। तो ये कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है
उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो कोई एग्जांपल दो और बताओ हमें। तो देखो एग्जांपल मैंने दे दिया कि यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ से इस पर्सन ने चलना स्टार्ट किया है, यहाँ जाता है और वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है ना, वो तो 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर इसको वापस आने में लगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो 20 मीटर हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेज़र करते हैं? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, बट इसका तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से नोट करना चाहते हैं तो एक बार समझ लो, इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो जब भी आपसे पूछेगा कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। ये मैंने सिंपल दिया, आप कोई और सर्कुलर ट्रैक का दे सकते हो कि यहाँ पे ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ये पूरा सर्कुलर पाथ उसका 40 मीटर का है, बट वो वापस ए पॉइंट पे आ जाता है, तब भी उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, बट उसका जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। ठीक है, बात ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तभी होगा जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। ठीक है, तो आप उसको कहीं से भी चलाओ, कहीं भी घुमाओ, वापस उसी पॉइंट पे लाके खड़ा कर दो, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल दो अपनी साइड से, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, ए फार्मर मूव्स थ्रू ए स्क्वायर फील्ड सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा एनसीईआरटी में। एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पर मूव कर रहा है, और हमें क्या दिया गया है कि जो स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री है, जो एक बाउंड्री है वो 10 मीटर की है, और कहा गया है कि वो एक चक्कर को 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। एक चक्कर को 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, और आपसे पूछा गया है अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक मूव करता है तो बताओ कि उसने कितना पाथ कवर किया। ठीक है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ आप। डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने और डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले टोटल टाइम दिया है उन्होंने 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और वो पूरा एक पाथ कवर कर रहा है, एक राउंड लगा रहा है खेत का 40 सेकंड में। तो पहले तो इसको सेकंड में चेंज कर लो, 2 × 60 + 20 कितना हो गया ये 140 सेकंड। ठीक है, अब स्क्वायर फील्ड है तो सभी साइड्स इसकी इक्वल होंगी। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर मिलेगी हमें, और ये भी 10 मीटर मिलेगी। तो वो एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है, 40 सेकंड में। ठीक है, तो लिखो राउंड कंप्लीट इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, एक सेकंड में कितना करेगा 1/40, और टोटल टाइम कितना दिया है हमें, कितनी देर चलता है वो 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा 3.5। 3.5 का मतलब क्या, देखो एक राउंड कंप्लीट, 2, 3, और जो तीसरा चक्र है उसका वो हाफ में ही जाके रुक जाएगा। इन पॉइंट्स को नाम दे लो A, B, C और D। 3.5 राउंड आए, यानी कि जब उसने 4th राउंड स्टार्ट किया तो वहीं यहाँ जाकर वो रुक गया। ठीक है, 3.5 राउंड आए हैं उसके। तो अब हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, यहाँ पर जाकर रुका है पर्सन, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा उसका, ये डायगोनल। ठीक है, AC पॉइंट निकालना है हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस लगाओ, AC निकालना है हमें, तो AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 200, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 14143 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 141 मीटर। ठीक है, ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक किसान है, स्क्वायर फील्ड है उसका स्क्वायर खेत है और वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और उस स्क्वायर फील्ड की जो एक साइड है वो 10 मीटर की है। इट मीन्स उसकी सभी साइड्स 10 मीटर की होंगी, है ना। और वो कह रहा है कि वो यानी कि 40 मीटर का जो ये चक्कर है ना 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तो वो पूछ रहा था अगर वो किसान जो है 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता है तो बताओ वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, और साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो जब हमने राउंड निकाला तो हमारे 3.5 राउंड निकल के आते हैं। इसका मतलब कि वो 3 चक्कर तो पूरे लगाता है और जो 4th राउंड है वो हमारा हाफ में ही रुक जाता है। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए हमने AC निकाला है हमारा, और हमें क्या मिल गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सेम है एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी साथ में करो। हम ऐसा ही करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के और NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन साथ में करेंगे। तो जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर है 200 मीटर और हमें टोटल टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें। ठीक है, तो टोटल टाइम हमें मिनट में दिया है, तो हम इसको सेकंड में चेंज करते हैं। ये आ जाता है हमारा 140 सेकेंड। और आपको पता है अगर हमें इसका पूरा डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना होगा, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, है ना। तो लिखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या होगा 2πr। तो 200 डायमीटर है, अगर हम r की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। और अगर हमें d निकालना है तो देखो राउंड निकालो पहले। एक राउंड वो 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा 3.5। तो यहाँ पर अगर हम सर्कमफेरेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको 10 करो, ये कितना आ जाता है हमारा मीटर। ठीक है, कितना ट्रैवल किया उसने 220, ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अगर हमें सर्कल का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो क्या होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो हमने फॉर्मूला लगाया 2πr। अब उसने 3.5 राउंड कंप्लीट किए ना, तो 3.5 राउंड कंप्लीट करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो हमने क्या किया सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी वैल्यू कितनी आ गई ये। अब वो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो देखो मान लो कि उसने इस A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट किया, A पॉइंट पर आ गया, 2 3, जब 4th राउंड कंप्लीट करता है तो वो 3.5 यानी कि हाफ में ही जाके रुक जाता है। ठीक है, यानी कि वो इस पॉइंट पे जाके रुक जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो A और B का डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, बेसिकली डायमीटर के इक्वल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 200 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है NCERT में, वो टेक्स्ट बुक में है और ये पूछता है आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी 0,
इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, बट एनसीईआरटी पूछता है इट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता? अभी हमने डिफरेंस में किया था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। दूसरा वो पूछता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम उससे ज़्यादा होता है। तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, इक्वली मूव कर रहे हैं, ठीक है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है। तो हमने अभी टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन बनते थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वो डिस्कस किए। तो चलो अब आप इनको स्क्रीन पे देख लो, फिर हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की।
एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि वो मूव कर रहा है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वहाँ पर एक चीज़ आती है फिज़िक्स के अंदर, मेजरिंग रेट। ठीक है, मतलब किस रेट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस चीज़ के मेज़र करने के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, मेजरिंग रेट ऑफ डिस्टेंस, कि हम कोई, मान लो कि हम यहाँ से कार जा रही है, उसको इस पॉइंट पर पहुँचना है, और यहाँ से हम भी जा रहे हैं पैदल, हमें भी इसी पॉइंट पर पहुँचना है, तो कौन फास्टली पहुँचेगा? कार। तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो मेजरिंग रेट है वो हाई है एज़ कंपेयर टू मी। ठीक है, मैं पैदल जा रही हूँ, मेरे जो मेजरिंग रेट है डिस्टेंस ट्रेवल करने का, जो मेरा मेजरिंग रेट है वो कम आएगा एज़ कंपेयर टू कार। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्पीड, कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए फिज़िक्स ने हमें एक नया नाम दे दिया। डिफाइन करना चाहें तो स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन विद टाइम, विद पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम के साथ, कितने टाइम में उसने कितना मूव किया, कभी फास्ट मूव किया, कभी स्लो मूव किया। ठीक है, विद पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने क्या बोला है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, और क्या बोला है, डेफिनेशन से ही डिफरेंस निकालो। इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस को मेज़र कर रही है स्पीड, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप वापस आ रहे हो या कहीं जा रहे हो। ठीक है, ये डिस्टेंस बता रहा है, और डिस्टेंस आपको पता है कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जो स्पीड है हमारी, वो डिस्टेंस को ही तो मेज़र कर रही है, बट ये बता रही है कि मूवमेंट कैसी है, फास्ट है या स्लो है। इसलिए जो स्पीड है हमारी, वो भी कभी भी नेगेटिव या फिर ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, अब वेलोसिटी समझो। जो वेलोसिटी है ये हमारे डायरेक्शन भी बताती है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट से मिलती है हमें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखा रही हूँ, आप बहुत पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें इट मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो भी क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो इट मीन्स वो ज़ीरो हो सकती है, अगर वो वापस आ रही है इट मीन्स वो नेगेटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव और